क्लास 12th की फिजिक्स शुरू करने से पहले जनरली बच्चे जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं कि फिजिक्स टफ है, हमें समझ में नहीं आ रही, वो आपको नहीं करनी है। क्या करते हैं बच्चे? 11th के उन कॉन्सेप्ट्स को, मैथ्स के उन फॉर्मूले को रिवाइज नहीं करते जो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही यूज हो जाते हैं और पूरी फिजिक्स में वो यूज होते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो हमें 12th की फिजिक्स शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि फिर हमें फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे और जब इंटरेस्टिंग लगेगी तो इजी भी लगेगी। यहाँ पर आप एक ये पीडीएफ देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसमें वो सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। तो यहाँ मैथ्स के भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स के भी फॉर्मूले आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। वैसे भी क्या है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें वेक्टर्स और कैलकुलस ये तो जरूर बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर्स ही देख लेते हैं और इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेक्टर एडिशन का, कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मीन्स इनको ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, तो इस तरह से लिखते हैं हम वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी एंड अल्फा एंगल ये है रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इससे हम दोनों निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो वहां हम फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कई वेक्टर्स, एक साथ 3 या फिर 4 वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये जो है तरीका, ये तो 2 वेक्टर्स के लिए ही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले 2 वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे ये आर ए बी आ गया, अब इसके साथ हम ये थर्ड वेक्टर ऐड कर देते हैं और इससे जब हमें मिल जाता है आर ए बी सी, इन 3 का रिजल्टेंट, तो फिर हम इसके साथ ये फोर्थ वेक्टर ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 1 के, तो आपको अगर इतना पता है तो न्यूमेरिकल्स इजीली आपसे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है उसके हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब इसको हम इन 2 डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर v वेक्टर इक्वल है vx वेक्टर और vy वेक्टर, जहां पर vx x एक्सिस के अलोंग हमने इसका कंपोनेंट ले लिया है और vy y एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि vx और vy इस तरीके से हम लिख सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग v cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग v sin थीटा, और इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यही वाला लगा है, बस यहाँ पर cos 90 आ गया है क्योंकि vx और vy एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है ना। अब जैसे ये तो हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स लिए x एक्सिस और y एक्सिस में, अगर ऐसे ही z एक्सिस भी लिया जाए तो हम किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। i j k ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं। आई कैप मतलब डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग और जे मतलब डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग, और ये यूनिट वेक्टर के ये हमें डायरेक्शन बता रहा है जेड एक्सिस की। ये अभी आगे हम एक बार फिर से देख लेंगे। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम मेथड से हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया और फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, जो डायरेक्ट यूज किया जाता है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के, तो ये तभी हो सकता है जब वेक्टर ए और बी एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। मतलब एक वेक्टर ए अगर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से है, और जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 120 डिग्री का है। और कोई भी एक वेक्टर के साथ ही एंगल रिजल्टेंट का 60 डिग्री का है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि जब भी कहीं पर ऐसा होता है
कि दोनों वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो ये बहुत यूज होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इनिशियली पी पॉइंट पर है, तो ये हो गया पी के लिए पोजीशन वेक्टर। उसके बाद वो क्यू पॉइंट पर आ जाता है, तो ये हो गया क्यू के लिए पोजीशन वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर है, यहाँ पर ये R2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं एरो की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ अगर हम इसमें लगाएं तो ये वेक्टर इधर की डायरेक्शन है, फिर ये इधर की डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पर ये R2। तो R2 सम है R1 और डेल्टा R का, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले तक हम यहाँ पे ये लॉ लगा रहे थे, ये वाला हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे 2ab cos थीटा। पर अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हम जस्ट जैसे नंबर्स ऐड करते हैं ऐसे ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे वेक्टर एडिशन के रूल। वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन देख लिया आपने, कंपोनेंट्स वगैरह देख लिए। अब इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के भी दो तरीके हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है, जैसे कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई करके आया वर्क डन वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उस कंडीशन में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है किसी डायरेक्शन में और ये बी वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर लेना होता है, ये आ जाता है बी कॉस थीटा। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस बी कॉस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, ए बी कॉस थीटा। यही होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो क्वांटिटी आ रही है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। या आपने और भी देखा होगा ऐसे कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे देखिए आप तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसा प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके आप फॉर्मूले में भी देखेंगे यहाँ पर कि इसके फॉर्मूले में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ए क्रॉस भी लिया हमने, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी साइन थीटा तो आया ही, साथ में ये आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो ये बता रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आ रही है उसकी डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर ए एक्स एक्सिस में है, बी वाई एक्सिस में है, तो ए क्रॉस बी करके जो आया वो जेड डायरेक्शन में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से ही देख रहे हैं कि ये टॉर्क के लिए हमने लिखा था आर क्रॉस एफ। तो अगर आर वेक्टर एक्स एक्सिस पर है और एफ वेक्टर वाई एक्सिस पर, तो ये होगा जेड एक्सिस पर। अब यहाँ हम यूनिट वेक्टर्स का देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली। तो अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 आता है। क्यों 1 आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप देखिए क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है ना, और आई डॉट आई मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना हो गया, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो इसलिए ये सारे 1 आ जाते हैं। लेकिन बाकी सब जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये आई जे, जे के आई, ये सब हो जाते हैं 0। ये 0 क्यों हो गए, क्योंकि अब आई और जे के बीच में एंगल 90,
तो इन सब के बीच में एंगल 90 और cos 90 क्या होता है 0, तो इसलिए ये सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखिए आई और जे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमें पता है कि अब ये थर्ड एक्सिस पर आएगा। ये है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, तो ये आ जाएगा अब जेड एक्सिस पर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मीन्स अगर हम इनकी डायरेक्शन पलट देंगे तो हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जबकि आप इसमें यहाँ देखिए कि आई डॉट आई है, मीन्स अगर ए डॉट बी ले रहे हैं या बी डॉट ए तो बात एक ही है, ये होता है कॉम्यूटेटिव। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे ना ऐसे क्रॉस, तो हमें यहाँ पे फिर एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये सब लिखा हुआ है कि ऐसे ही ये सारे आ जाते हैं। अब इसमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 आ जाता है। क्यों 0 आ जाता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है ए बी साइन थीटा, और जब हम आई क्रॉस आई ले रहे हैं तो एंगल कितना हुआ थीटा 0, और साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए ये सारे आ जाते हैं 0। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, जो हमें ऐसे यूज होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब हमें वेक्टर क्वांटिटीज आई जे के की फॉर्म में दी रहती हैं तब। अब नेक्स्ट है क्लोज्ड पॉलीगन रूल, मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 आएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है वेक्टर ए बी सी और ये क्लोज्ड शेप हो गई, क्लोज्ड पॉलीगन, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। इसी तरीके से अगर 4 हो या 5 हो, ऐसे कोई भी क्लोज्ड शेप बना दे रहे हो, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, तो अगर इस तरीके से ये वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं कि ये क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, आप देखिए कि वेक्टर्स की डायरेक्शन सबकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी इसी तरीके से है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो जब ये ऐसे क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं तो रिजल्टेंट इनका 0 आ जाता है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वेक्टर्स फिजिक्स में जैसे कहाँ-कहाँ यूज हो रहे हैं। तो आपने ये भी देख ही लिया कि वर्क डन है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा उसका एग्जांपल है। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ए एरिया वेक्टर। जैसे हम एरिया को तो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन यहाँ हम एरिया वेक्टर भी पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। टॉर्क आपने पढ़ ही लिया। ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गए दोनों एग्जाम्पल वेक्टर प्रोडक्ट के, ये दोनों हो गए स्केलर प्रोडक्ट के। तो ये वेक्टर वाला पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम और कुछ फॉर्मूले पर, तो इनको तो हमें जस्ट देखना ही है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम की अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखी हुई है 1 + x पावर n, तो हम हायर टर्म्स फिजिक्स में जनरली ये हम कोई भी नहीं लेते, ये सब छोड़ देते हैं, हायर टर्म्स नहीं लेते, क्योंकि उसमें जो x की वैल्यू होती है जनरली वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में डेरिवेशन किए होंगे ना, एल्टीट्यूड और डेप्थ वाले, तो वहां पर आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट h पे निकाल रहे होते हैं, तो वहां हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो ये वही फॉर्मूले हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले, ये आइडेंटिटीज आपको सब एक बार रिवाइज कर लेनी है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट आपको ऐसे पता ही होंगे ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइन ले लेते हैं। ये एक्स और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ए एस टी सी ऐसे लिखते हैं ना कि ए मतलब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या है 90, फिर यहाँ तक ये हो जाता है 180। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इस वाले में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे पॉजिटिव हो गए। जब हम ये प्लस में जाते हैं
180 वाले में जा रहे हैं हम, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड में आ गए ये। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि साइन प्लस का रहता है, तो ये देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये पॉजिटिव आया। कॉस रहता है माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाता है। ऐसे ही हम बाकी भी ये देख सकते हैं, इनके साइन भी। तो इनको भी रिवाइज कर लेंगे। और यहाँ पर ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ये तो हमको लर्न करने ही होते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले। एक ये भी रूल हमें कहीं कहीं पे अप्लाई करना पड़ता है। एक ही साइन रूल भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि जैसे ये कोई ए साइड है और इसके अपोजिट ये एंगल है ए, ये बी साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है बी, और ऐसे ये सी साइड के अपोजिट एंगल है सी। तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं साइन रूल से। ये भी आपने वेक्टर्स में पढ़ाई था 11th में। अब उसके बाद डबल एंगल एंड कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, इनके फॉर्मूले। तो ये तो आपको सब लर्न करने होंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पर 2 साइन ए कॉस बी बन रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये वाले सारे फॉर्मूले। यहाँ पर आप ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों को ये 90 तक तो लर्न होती है, लेकिन हमें ये अभी 120, 135, 150, 180 के भी अच्छे से ये लर्न कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको बोला था कि दो चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने से पहले, एक तो वेक्टर्स, दूसरा कैलकुलस। तो कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। तो डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी का हमें करना हो तो हम ये मेन फॉर्मूला इसका ये लगाते हैं कि x पावर n है तो nx पावर n माइनस 1, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है। जैसे मतलब कि सिर्फ हमें 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो वो 0 हो गया, लेकिन अगर हमें 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो तब क्या हो जाएगा, इस 3 की इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 15x स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 1 इस वाले फॉर्मूले से। दो अब नेक्स्ट, जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल है, मतलब एक बार एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चेन रूल, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, जैसे हमें साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर आप देखिए कि क्यूब भी है और यहाँ पर साइन एक्स भी है, तो पहले हम इसको जैसे एक्स क्यूब का हम करते हैं डिफरेंशिएशन उस तरीके से करेंगे, और फिर इस एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चेन रूल लगता है। यहाँ देखिए आप कि क्या किया गया है, पहले एन यू पावर एन माइनस 1। तो देखिए जैसे यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर अब यहाँ साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे जो होता है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये चेन रूल हम कब लगाते हैं, जब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम करते हैं आउटर फंक्शन का। जैसे ये साइन क्यूब लिया था हमने, तो पहले हमने क्यूब वाले का किया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन का करते हैं, फिर इनर फंक्शन का करते हैं। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पर। एक्चुअल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। वहां पर हम एक छोटे से पार्ट के लिए वैल्यू निकाल रहे होते हैं dx के लिए, यहाँ हम dx से ये कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप इसका मेन फॉर्मूला देख सकते हैं, x पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का साइन, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो ये फॉर्मूला x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और c होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इसके लिए कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिए लिखे हुए हैं। अब फिजिक्स में हमें लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन करना होता है। तो अब जैसे हमें ये इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी हुई है इन्फिनिटी टू आर, मतलब कि जैसे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक लाया गया किसी दूसरे चार्ज तक, तो हम यही सेम ही चीज यूज करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है सब बाहर आ जाएंगे, 1/r² का हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो वो -1/r आ जाता है फॉर्मूला लगाने से।
तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो 1/r माइनस 1/infinity, और 1/infinity क्या होता है, 0। तो इससे ये आ जाता है रिजल्ट। तो इस तरह से लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन करना भी हमें आना चाहिए। अब नेक्स्ट है बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कभी आपने सोचा है कि फिजिक्स या मैथ्स में जब हम किसी चीज को या किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को बोलते हैं कि ये हाईएस्ट है या लोएस्ट है, तो वो वैल्यू निकालते कैसे हैं? जैसे कि एक बॉल कितनी हाइट तक जाएगी मैक्सिमम, या एक कार कितनी मैक्सिमम स्पीड उसकी होगी। तो इसको हम यहाँ मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से निकाल लेते हैं। देखिए ये तो पता चल गया हमें कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम बोला जा रहा है तो ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर कोई ग्राफ से रिप्रेजेंट करें क्वांटिटी को हम, तो वो ग्राफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फ्लैट हो जाएगा। जैसे हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं, जैसे हमने ग्राफ बनाया, इस तरीके से हम कोई ग्राफ बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ हमने वाई एक्सिस लिया। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद ये वैल्यू घटनी चालू हो गई। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब कि जो स्लोप है वो 0 हो गया। अब इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, ये dy dx, ये स्लोप हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 0। जैसे हम कोई इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो हम ऐसे स्लोप लेते हैं ना उसका, तो ये जब हम छोटा करते चले जाते हैं तो इसी को ही हम यहाँ dy/dx ऐसे बोलते हैं। तो ये जो स्लोप है ये आ जाता है उस पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए 0। जैसे यहाँ पर भी ये स्लोप 0 आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 0। कंडीशन आ गई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंडीशन की जो स्लोप है वो 0 हो जाता है। अब और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं इसका। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप देखिए कि अब यहाँ से जब आगे, जैसे ये ऐसे आगे बढ़ रहा है ग्राफ, तो यहाँ से आएगा तो ये इस तरीके का ग्राफ है, मतलब अब ये मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीजिंग है, कम पे आ रहा है। जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू थी वो यहाँ थी, अब ये उससे नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखिए ये यहाँ पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिमम था और यहाँ ये लेस देन 0 आ गया मैक्सिमम के लिए। यहाँ मिनिमम से देखें तो मिनिमम से अब ये वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये d2y/dx² ये ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम के लिए ये वैल्यू इंक्रीजिंग हो जाती है। नेक्स्ट अब ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में ग्राफ्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे यूज करना है, वो जरूर आना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx+c। और जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रही हो, तो उसमें c की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि c क्या है, ये इंटरसेप्ट है। तो इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर ये c की कुछ वैल्यू है। ठीक है, इस वाले ग्राफ में c की वैल्यू 0 है। तो जैसे ओम्स लॉ का ग्राफ होता है v इज इक्वल टू IR, तो वो इसमें आता है ना कि ये 0 से पास हो रहा है। और यहाँ आप जब 12th में पढ़ेंगे तो आप इस तरीके के भी ग्राफ बनाएंगे। तो जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं, लीनियर रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ अगर लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ। तो ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटीज का बिहेवियर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये पैराबोला का ग्राफ है। तो प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा था, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इस तरह से ये फिजिकल क्वांटिटीज कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसे एक दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट कर रही हैं, वो सब हम ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ है, मतलब वो लीनियरली डिक्रीज नहीं कर रही वैल्यू। अगर लीनियरली डिक्रीज करती है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर ये जो डिके है वो इस फॉर्म में है, x या y इज इक्वल टू e⁻⁻x। तो नेक्स्ट अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। साइन एक्स और कॉस एक्स में बच्चों वैल्यूज कंटिन्यूअसली रिपीट होती हैं, पीरियोडिकली ये वैल्यूज रिपीट होती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, उसके बाद साइन 180 की वैल्यू भी 0। तो आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं कि ये साइन 0 की वैल्यू, फिर 180 की, फिर यहाँ 360 की। तो ये वैल्यूज पीरियोडिकली चेंज हो रही होती हैं। तो जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो वहां पर भी ऐसा ही होता है कि करंट और वोल्टेज की वैल्यूज पीरियोडिकली चेंज हो रही होती हैं। तो ऐसे ही ग्राफ बनते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए। 11th में आपने ये ग्राफ ऑसिलेशन और वेव चैप्टर में पढ़े हैं ना।
अब नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम कुछ नहीं है, मैथ्स का ही पार्ट है ये भी, जो हमें कैलकुलेशन इजी करने में हेल्प करता है। हमें लॉग टेबल दी हुई होती है, उस लॉग टेबल की हेल्प से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी बना लेते हैं, लॉग एंटी लॉग वगैरह यूज करके। तो यहाँ पे उसके मेन फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं। तो जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे कि log 6 इंटू 2 है, तो हम इसको लिखते हैं log 6 प्लस log 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही जब ये डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे log 3 अपॉन 5 है, तो हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 5। और इन सब की वैल्यूज हम 0 से लेके मतलब 10 तक के लिए तो ये हम लर्न कर सकते हैं वैल्यूज लॉग की। बाकी हमें लॉग टेबल दी हुई होती है, उससे भी हम ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ln और यहाँ पर आप देख रहे हैं log बेस 10। तो ln का मतलब होता है कि यहाँ बेस e लिया गया है। इस ln को अगर हम log में लिखना चाहें तो हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है 2.303 से। तो कॉमन लॉग बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग इसमें बेस e होता है, और ये इनका रिलेशन है। नेक्स्ट है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन बहुत लेते हैं, जैसे वैल्यूज को नेग्लेक्ट करना, कि अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एंगल्स के लिए भी अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, कि अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है तो उसके लिए साइन 0 0 ले लिया जाता है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ऐसे ही 10 के लिए भी अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो tan 0 इज नियरली इक्वल टू 0। लेकिन cos में cos 0 क्या होता है 1, तो इसलिए बहुत छोटे एंगल के लिए ये वैल्यू 1 रख दी जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये मैथ्स वाला पोर्शन तो पूरा रिवाइज कर लिया है कि हमें क्या क्या मेन चीजें पता होनी चाहिए क्लास 12th की फिजिक्स शुरू करने से पहले मैथ्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि हमें फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लेने हैं, उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं क्लास 12th में जो यूज होंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियोस में से आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.